हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू अवर चैनल। स्टूडेंट, जैसा कि आपका लेसन 18 अपशिष्ट जल की कहानी चल रहा है, उसकी एक वीडियो मैं आपको ऑलरेडी सेंड कर चुकी हूँ। उसमें मैंने आपको लेसन के कुछ मेन पॉइंट्स के बारे में समझाया था। आई होप आपने शुरू से लेकर लास्ट तक उस वीडियो को देखा होगा और साथ साथ बुक की रीडिंग भी की होगी। इसके बाद आते हैं आपके अभ्यास के प्रश्न उत्तर, जिन्हें मैं आपको सेंड करूँगी, लेकिन उनसे पहले मैं उनको आपको समझा देती हूँ। इसमें पहला क्वेश्चन आपका आएगा, वाहित मल क्या है? अनुपचारित वाहित मल को नदियों एवं समुद्र में विसर्जित करना हानिकारक क्यों है? तो मैंने आपको सबसे पहले तो यही बताया था कि वाहित मल क्या है। वाहित मल घरों, उद्योगों, अस्पतालों, कार्यालयों और अन्य उपयोगों के बाद प्रवाहित किए जाने वाले अथवा जल अपशिष्ट जल होता है। वाहित मल जो है घरों, उद्योगों, ठीक है, उसके अलावा अस्पतालों, कार्यालयों और अन्य उपयोगों के बाद प्रवाहित किए जाने वाला जल जो है वो अपशिष्ट जल होता है। ठीक है, तो वाहित मल उसी में इंक्लूड होता है, लेकिन वाहित मल की डेफिनेशन हम देखेंगे कि वाहित मल क्या होता है। ये आपको मैंने लास्ट वीडियो में भी समझाया था कि वाहित मल जो ऐसा मल जो लिक्विड के रूप में, तरल रूप में होता है, जो घरों में क्या कहते हैं, हमारे घरों, उद्योगों, कृषि, खेलों और अन्य जो क्रियाकलापों से जो अपशिष्ट जल हो जाता है, उस अपशिष्ट जल के अंदर जो मल होता है वो तरल रूप में एक स्थान से दूसरे स्थान की ओर प्रवाहित हो सकता है, उसे हम वाहित मल कहते हैं। तो ये क्या होता है, ये अब समझ आ गया। अब अनुपचारित वाहित मल को नदियों अथवा समुद्र में विसर्जित करना कहाँ तक हानिकारक है? तो ये तो ठीक है। अनुपचारित वाहित मल यानी जिसका कोई उपयोग ना किया जा सके, जिसमें बहुत सारे संदूषक यानी प्रदूषित पदार्थ मिले हुए हों। अनेकों संदूषक होते हैं जो जल स्रोतों के शुद्ध जल में मिलकर उसे दूषित बना देते हैं। अब जब ये जल के शुद्ध स्रोत होते हैं जिनसे हमें पीने योग्य पानी मिलता है, इनमें मिलकर उस जल को भी दूषित बना देते हैं, और यही जल अनेकों प्रकार से जीवों को हानि पहुंचाता है। और कई प्रकार के जीव जब इनको यूज़ करते हैं, इसका प्रयोग करते हैं, तो उनके जीवन की भी परेशानी हो जाती है। तो इसलिए वाहित मल को क्या कहते हैं, नदियों और समुद्रों में विसर्जित करना हानिकारक होता है। उसके बाद तेल और वसाओं को नाली में क्यों नहीं बहाना चाहिए? तेल को, वसाओं को नाली में क्यों नहीं बहाना चाहिए? क्योंकि तेल और वसा युक्त पदार्थ नालियों में कठोर पदार्थों की परत जमा कर उन्हें बंद कर देते हैं। ये क्या होता है कि पानी में मिलकर नाली में जब जाते हैं तो वहाँ पर चौक हो जाते हैं और एक कठोर पदार्थ की परत बना देते हैं, जिससे नाली बंद हो जाती है और बाकी और पदार्थ भी वहाँ पर आकर रुकना शुरू हो जाते हैं। वसा युक्त पदार्थ मृदा के रंध्रों को बंद कर देते हैं। मृदा के जो क्षेत्र होते हैं बारीक बारीक, तो वसा युक्त पदार्थ मृदा के मिट्टी के बारीक छिद्रों को बंद कर देते हैं, जो पानी की सोखने की शक्ति कम हो जाती है, जल को फिल्टर करने में बाधक हो जाते हैं, जल को फिल्टर करना मुश्किल हो जाता है। तो इसलिए तेल और जो वसा युक्त पदार्थ होते हैं उन्हें नालों में नहीं विसर्जित करना, नहीं बहाना चाहिए। अपशिष्ट जल से स्वच्छ जल प्राप्त करने के प्रक्रम को बताइए। अपशिष्ट जल से यानी दूषित जल से स्वच्छ जल किस प्रकार प्राप्त किया जाता है, इस प्रक्रम को बताना है। नंबर 1, सर्वप्रथम अपशिष्ट जल को बार स्क्रीन में गुजार कर कपड़े के टुकड़े, पत्थर के टुकड़े, डंडियाँ, डिब्बे, प्लास्टिक के पैकेट, नैपकिन, संदूषक अलग किए जाते हैं। बार स्क्रीन से यानी पहले जो मोटे उससे गुजारा जाता है, जिससे उसमें कपड़े के, प्लास्टिक के, कोई और पॉलिथीन के कोई मोटे मोटे जो कचरा होता है वो अलग हो जाता है। उसके बाद अब वाहित अपशिष्ट जल को, अब जो मोटा कचरा था वो अलग हो गया, अब वाहित अपशिष्ट जल हो गया, यानी उसके अंदर साथ में मिक्स होके बहने वाला अपशिष्ट पदार्थ रह जाता है। तो अब वाहित अपशिष्ट जल को ग्रिट और बालू अलग करके टंकी में लाया जाता है। ग्रिट और बालू अलग करने की एक दूसरी टंकी होती है जिसमें ग्रिट और बालू अलग किया जाता है, तो उसमें डाला जाता है। इस टंकी में जल को कम प्रवाह से छोड़ने पर बालू, ग्रिट और कंकड़ पत्थर उसकी पैनी में बैठ जाते हैं। अब इसमें क्या होता है, पानी को बहुत स्लो स्पीड से डाला जाता है, तो उसके अंदर जो बालू होते हैं, कंकड़ होते हैं और कोई भी वैसा मोटा मटेरियल होता है मिट्टी से रिलेटेड, तो वो उसकी तली में यानी उस टंकी की तली में बैठना शुरू हो जाता है।
उसके बाद नंबर 3 पे जब जल को मध्य भाग से ढलान वाली टंकी में ले जाकर मल जैसे ठोस अपशिष्ट पदार्थों को तली पर एकत्रित किया जाता है। अब जल को क्या करता है, बीच वाले भाग से ढलान की तरह नीचे की तरफ ले जाया जाता है। जहाँ पर ढलान से ले जाने पर क्या होता है, पानी नीचे बहता चला जाता है और जो मल और मोटे पदार्थ हैं वो धीरे धीरे उस सतह पर बैठना शुरू हो जाते हैं, एकत्रित कर लिया जाता है, जिसे फिर बाद में खुरच कर निकाला जाता है। जब ये गंदे पदार्थ नीचे तली में बैठना शुरू हो जाते हैं, पानी को बहाने के बाद उस गंदे पदार्थों को खुरच कर बाहर निकाला जाता है। प्राप्त जल को निर्मलीकृत जल कहते हैं, जो शुद्ध हो जाता है। इन सब के अपशिष्ट पदार्थों को, अशुद्धियों को जब तले में बैठने के बाद जो जल बचता है वो शुद्ध हो जाता है, तो इसको हम निर्मलीकृत जल कहते हैं। आपंक को अलग टंकी में ले जाकर इससे बायोगैस बनाई जाती है। आपंक मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताया था। आपंक क्या है, जो टंकी में अपशिष्ट पदार्थ जमा हो जाते हैं जिन्हें खुरच कर हम निकालते हैं, तो ये आपंक कहलाता है। इन आपंक को क्या किया जाता है, इनको बायोगैस बनाई जाती है, जिसके द्वारा प्राप्त जल में पंप द्वारा वायु को गुजारकर इसमें वायवीय जीवाणुओं की वृद्धि की जाती है। अब जो निर्मलीकृत जल प्राप्त होता है, इसके अंदर वायु का प्रवेश किया जाता है, जिससे इसमें वायवीय जीवाणुओं की वृद्धि हो जाए। ये जीवाणु शेष बची अशुद्धियों का उपभोग कर लेते हैं। जब इसके अंदर ये जीवाणु बढ़ जाते हैं तो इसके अंदर जो बची कुछ अशुद्धियाँ हैं उनको ये जीवाणु अवशोषित कर लेते हैं। प्राप्त जल को जीवाणु नाशन कर पीने योग्य बना दिया जाता है। अब इसके बाद जीवाणु बायोगैस इसमें पास करने का जो जल प्राप्त होता है उसको फिर जीवाणु नाशन करके पीने योग्य बना दिया जाता है। तो इस प्रकार से अपशिष्ट जल से स्वच्छ जल प्राप्त करने के प्रक्रम में सम्मिलित चरणों का वर्णन हुआ। ठीक है, उसके बाद आपंक क्या है, लास्ट वीडियो में भी मैंने आपको समझा दिया था। समझाइए कि ये कैसे उपचारित किया जाता है। मैंने आपको बताया था जब ये मल युक्त पानी या कचरा अपशिष्ट जल है जब टंकी में डाला जाता है, उस टंकी में जब उसके ये अपशिष्ट पदार्थ है जो जमा हो जाते हैं उन्हें खुरच के निकाला जाता है, तो वो आपंक कहलाता है। आपंक एक ठोस अपशिष्ट होता है। कैसे होते हैं ये ठोस अपशिष्ट होता है, जिसे जल के शोधक के समय प्राप्त किया जाता है। कब प्राप्त है, जल का शोधन करते समय, जल को शुद्ध करते समय प्राप्त किया जाता है। आपंक को अलग टंकी में ले जाकर अपघटित करवाया जाता है। इसको एक दूसरी टंकी में ले जाकर अपघटित कराया जाता है, जिससे उपयोगी जैविक खाद की प्राप्ति होती है। आपंक किस काम आता है, जैविक खाद के रूप में प्रयोग किया जाता है, जो कृषि उपज बढ़ाने में सहायक होती है। ठीक है, जो जल में मिले हुए अशुद्ध ठोस पदार्थ होते हैं जो वाहित होते हैं बहते हुए, जब धीरे धीरे टंकी में एक जो आपंक की टंकी होती है इसमें जल को धीरे धीरे डाला जाता है, तो ये जो है मल जो है वो धीरे धीरे जमीन की सतह पर बैठ जाता है और वो जल आगे निकल जाता है। तो जब उस टंकी को खुरच के उस मल को निकाला जाता है तो इसे आपंक कहते हैं और इसे हम बायोगैस बनाते हैं और ये खाद के रूप में यूज होता है। इसके बाद आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, अनुपचारित मानव मल एक स्वास्थ्य संकट है किस प्रकार से। ये हमें समझाना है कि जो अनुपचारित मानव मल है, जिसका उपचार नहीं किया गया, जिसका कोई यूज नहीं किया, किसी काम में नहीं लिया गया, जो मानव मल है वो किस प्रकार से एक स्वास्थ्य संकट बन सकता है। तो अनुपचारित मानव मल स्वास्थ्य के लिए एक भारी संकट बन सकता है, क्योंकि इसके द्वारा जल, वायु और मृदा प्रदूषण होता है। जो मनुष्य के द्वारा मल का विसर्जन किया जाता है, अगर उसे खुले में इसी प्रकार से छोड़ दिया जाता है तो इसके द्वारा, और ये पानी में मिल जाता है तो पानी का प्रदूषण, और जब इसमें से निकलने वाली विषैली गैसें जब हवा में मिलती हैं तो वायु प्रदूषण होता है, और मिट्टी में मिलने पर मृदा प्रदूषण होता है। प्रदूषित जल से जब पानी में मिलता है तो प्रदूषित जल हो गया, प्रदूषित जल से हैजा, पीलिया ऐसी बीमारियां हो जाती है और कई जल जनित रोग भी मनुष्यों के अंदर पैदा हो जाते हैं। इसके अलावा जब ये इसमें जो मल में विद्यमान रोगाणु है जल के साथ मिलकर जल को रोग कारक बना देते हैं। कैसा बना देते हैं, जल को रोग कारक, यानी उस जल को पीने से रोगों की उत्पत्ति हो जाती है। नेक्स्ट था आपका कि जल को रोगाणु नाशित यानी रोगाणु मुक्त करने के लिए कौन से दो रसायनों का उपयोग किया जाता है। जल को रोगाणु मुक्त करने के लिए कौन से दो क्या कहते हैं
रसायनों का यूज किया जाता है। तो क्लोरीन और ओजोन कौन से किए जाते हैं? क्लोरीन और ओजोन का यूज किया जाता है। ठीक है। उसके बाद अपशिष्ट जल उपचार संयंत्र में शलाका छन्नों के कार्यों को समझाइए। जब अपशिष्ट जल का उपचार किया जाता है, जिस संयंत्र के अंतर्गत किया जाता है, उसमें शलाका छन्ने क्या होते हैं, उसके क्या कार्य होते हैं, ये समझाना है। अपशिष्ट जल उपचार संयंत्र में शलाका छन्ना अपशिष्ट जल में से बड़े आकार के संदूक जैसे कि कपड़ों के टुकड़े, डंडियां, डिब्बे, प्लास्टिक के पैकेट, नैपकिन, घास फूस, पत्तों आदि को अलग करने का कार्य करता है। शलाका छन्ना, जिसके वर्ड से पता पड़ रहा है, एक बड़ी प्रकार की छन्नी। इसमें सब जब पानी अपशिष्ट पदार्थ का उपचार किया था, उसको दूषित से अच्छा जल बनाने की प्रक्रिया में डाला जाता है। तो सबसे पहले शलाका छन्ना में से पानी को प्रवाहित किया जाता है, क्योंकि उस समय क्या होता है, जो पानी के अंदर मोटी मोटी अशुद्धियाँ होती है, जैसे कपड़े के टुकड़े हो गए, डंडियाँ हो गई, और फूड के पैकेट्स वगैरह हो गए, या रैपर्स वगैरह हो गए, पन्नियाँ हो गई, घास फूस हो गई, इस तरीके का जो मोटा कचरा है वो इस छलनी के द्वारा अलग हो जाता है। तो ये शलाका छलना है और यही इसका कार्य। ठीक है। स्वच्छता और रोग के बीच संबंध को बताइए। स्वच्छता और रोग के बीच के संबंध को बताइए। स्वच्छता और रोग एक सिक्के के एकदम उलट पहलू है। ये क्या है? एक दूसरे के बिल्कुल उल्टे। कहाँ? स्वच्छता अच्छी बात, और दूसरा क्या है? रोग। रोग कब होगी? जब स्वच्छता खत्म हो जाती है, और जब स्वच्छता होगी तो वहाँ रोग होने का सवाल नहीं उठता। तो ये दोनों क्या है? एक दूसरे के उलट पहलू हैं। जहाँ स्वच्छता होगी वहाँ रोग आ ही नहीं सकता, परंतु स्वच्छता हटने पर विभिन्न रोगों के रोगाणु अपना डेरा डाल लेते हैं। जहाँ स्वच्छता होती है वहाँ रोग आ ही नहीं सकता, लेकिन स्वच्छता के हटते ही बहुत सारी बीमारी के रोगाणु अपना डेरा डाल लेते हैं और अवसर मिलते ही अपने कार्य कर डालते हैं। ये तो पता है, अवसर मिलते ही लोग मनुष्य के शरीर में प्रवेश कर बीमारियों का घर बना देते हैं, अर्थात स्वच्छ व्यक्ति बीमार हो जाता है। इसलिए यदि रोगों को दूर रखना है तो स्वच्छता को अपनाना ही होगा। यानी रोगों को दूर रखने के लिए स्वच्छता को अपनाना बहुत जरूरी है। ठीक है। स्वच्छता के संदर्भ में एक सक्रिय नागरिक के रूप में आपकी क्या भूमिका होनी चाहिए? यानी एक सही ऐसा नागरिक जो बहुत एक्टिव हो, हर प्रकार की बातों का ध्यान रखता हो। तो स्वच्छता के संबंध में एक सक्रिय नागरिक की क्या भूमिका होनी चाहिए? एक सक्रिय नागरिक के रूप में आप आम जनता को स्वच्छता के महत्व और रोग फैलाने के कारणों के बारे में जन चेतना पैदा कर सकते हो। यानी एक सक्रिय नागरिक होने के नाते आप अपने आसपास के माहौल में, आसपास के लोगों को स्वच्छ रहने के बारे में बता सकते हो। अगर आप स्वच्छ नहीं रहोगे, माहौल को स्वच्छ नहीं रखोगे, तो उससे पैदा होने वाली बीमारियां, परेशानियां, इसके बारे में आप लोगों के बारे में अपने आसपास के लोगों को बताकर जागरूक कर सकते हो। स्वच्छ पर्यावरण के लिए सफाई के महत्व को समझाते हुए अपशिष्ट पदार्थों को उचित निपटारे के बारे में जानकारी लोगों को दे सकते हो। वातावरण को स्वच्छ रखने के लिए, पर्यावरण को स्वच्छ रखने के लिए, सफाई को, स्वच्छता को बनाए रखने के लिए आप अपने आसपास के एरिया में अपने लोगों को उससे किस प्रकार से स्वच्छ रखा जाए, किस प्रकार से पर्यावरण को सुरक्षित रखा जाए, इस बारे में लोगों को जागरूक कर सकते हो। कूड़ा कचरा खुले में डालने से खुले में मल विसर्जन, गंदे कपड़ों को जल स्रोतों के पास धोने व शुद्ध पेयजल प्रदान करने वाले जल स्रोतों को गंदा करने के क्या परिणाम होंगे, ये सब आप लोगों को बता सकते हो। आप ये बता सकते हो, आप अगर आप सक्रिय नागरिक हो, कि खुले में कूड़ा डालने से क्या परेशानी होगी, खुले में मल विसर्जन करने से क्या क्या परेशानियाँ होती हैं, गंदे कपड़ों को अगर हम पीने के जल के स्रोतों के पास धोने जाते हैं और अपने पीने के जल के स्रोतों को गंदा कर देते हैं, तो उससे क्या क्या रोग बीमारियां हमें मिल सकती हैं। आप इस प्रकार की बातों को बताकर अपने आसपास के लोगों को जागरूक कर सकते हो। यदि इस बारे में जनसाधारण को बताने का प्रयास करेंगे, तब निश्चित रूप से हम स्वयं और समाज के अन्य लोगों को बीमारियों से बचा पाने में सफल होंगे। अगर हम ऐसा प्रयत्न करते हैं, अगर हम अपनी जिम्मेदारी समझते हुए अपने ही एरिया के लोगों को समझाएं कि हमें अपनी गलियों को, अपने सड़कों को, अपने मोहल्ले को स्वच्छ रखना है, हर प्रकार की बीमारी से बचाना है, अगर सारे व्यक्ति, सारे नागरिक इस प्रकार से जागरूक हो जाए, तो लगता नहीं है कि बीमारियां अपना पैर पसार पाएंगी।
तो स्टूडेंट्स, ये आपके लेसन 18 के क्वेश्चन आंसर थे जो मैंने आपको समझा दिए। अब मैं इनकी एक फोटो पिक आपको भेजूंगी जिन्हें आपने फिर नोटबुक में लिखना भी है और याद भी करना है, और इस वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक देखकर समझना भी है। ओके, गुड डे।